हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। पिछले करीब 15 दिनों से भी ज़्यादा देश की नेशनल मीडिया के लिए जो सबसे बड़ी खबर बनी हुई थी वह थी अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स के मामले में गिरफ्तारी। आज के इस एपिसोड में मैं इसी केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज डिटेल में बात करते हैं कि 2 तारीख से लेकर आज तक पूरे केस में क्या क्या हुआ और स्पेशल कोर्ट ने जो मुंबई की एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट ने जो बेल खारिज की है, यानी बेल एप्लीकेशन जमानत की जो दरखास्त खारिज की है आर्यन खान और उसके साथियों की, उसमें से महत्वपूर्ण बातें क्या कही गई हैं एनडीपीएस कोर्ट के द्वारा, उन 10 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनको बेल ऑर्डर में बेल रिजेक्ट करते समय स्पेशल कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो दोस्तों जुड़े रहे मेरे साथ, देखते हैं कि इस संपूर्ण मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और संपूर्ण जानकारी क्या है। जैसा कि आपको पता है कि 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से गोवा जा रही एक क्रूज में रेड मारी थी। उस रेड मारने के दौरान जो नारकोटिक्स ब्यूरो को वहां ड्रग्स मिली थी उसमें से 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस और 22 एमडीएमए की टेबलेट से मिली थी। इस मामले में पुलिस ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और एक मॉडल है जो उन्हीं लोगों के साथ थी, मुनमुन धमेचा, इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ साथ पिछले 1 हफ्ते में जो एनसीबी है, एनसीबी ने कम से कम 20 फॉरेन से जुड़े हुए लोगों को यानी 20 विदेशियों को और 7 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इसके बाद क्या होता है, 2 तारीख को पुलिस रेड मारती है और 3 अक्टूबर को लिखा पढ़ी में गिरफ्तारी दिखा के कोर्ट के समक्ष यानी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया जाता है। जब मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया जाता है तो पुलिस के द्वारा सभी का पीसीआर मांगा जाता है, पुलिस कस्टडी रिमांड। पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा जाता है तो अदालत ने तीनों को एनसीबी को पुलिस कस्टडी रिमांड पर सौंप दिया 1 दिन के लिए। इसके बाद 4 अक्टूबर को इनको फिर से सभी लोगों को अदालत में पेश किया जाता है और यह कहा जाता है एनसीबी के द्वारा कि आर्यन खान के फोन से मिली डिटेल के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी से आर्यन खान के संबंध बताए गए हैं। अदालत ने आर्यन खान की कस्टडी 7 दिन के लिए फिर से बढ़ा दी और पीसीआर कस्टडी 7 अक्टूबर तक के लिए कर देती है। 7 अक्टूबर एनसीबी ने फिर आर्यन खान को रिमांड देने की बात कही, लेकिन अदालत दोबारा रिमांड देने से मना कर देती है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में यानी जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाता है। 8 अक्टूबर अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की जमानत खारिज कर दी, यानी लोअर कोर्ट ने इन तीनों लोगों की 8 अक्टूबर को बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी। 9 अक्टूबर को आर्यन खान की जो बेल एप्लीकेशन होती है वो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में फाइल कर दी जाती है और यह मांग की जाती है कि इसकी सुनवाई जल्दी कर ली जाए क्योंकि उसके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई और एनसीबी ने खुद माना है कि आर्यन खान के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के द्वारा 13 अक्टूबर को जमानत की सुनवाई टाल दी जाती है। 14 अक्टूबर को जमानत की सुनवाई की जाती है और 20 अक्टूबर लगा दी जाती है उसमें डेट, ऑर्डर की डेट, जजमेंट की डेट। 20 अक्टूबर को इनका आदेश दिया जाता है स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के द्वारा। इससे पहले कि हम आदेश की उन महत्वपूर्ण 10 बातों की चर्चा करें, ये देख लेते हैं कि वो कौन सी धाराएं थी जो इनके ऊपर लगाई गई। इन लोगों के ऊपर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, धारा 20B, धारा 28 और धारा 29 एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, इस एक्ट की ये धाराएं इन सभी के ऊपर लगाई जाती हैं। 20 तारीख को जब सेशन कोर्ट का यानी स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट का फैसला आता है जमानत के बारे में, तो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट सभी लोगों की जमानत खारिज कर देती है और महत्वपूर्ण बातें जो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के द्वारा कही जाती हैं उनमें से 10 महत्वपूर्ण बातों को आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट ने इन सभी लोगों की जमानत क्यों खारिज की। सारी बातों को स्लाइड्स के रूप में देखते हैं। एनडीपीएस कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप चैट से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी आर्यन खान नियमित रूप से मादक पदार्थों के लिए अवैध नशीली दवाओं की
गतिविधियों में लिप्त रहा है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि जमानत मिलने पर आर्यन खान के इसी तरह के अपराध करने की संभावना नहीं है। दूसरी बात कही जाती है, रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से आरोपी आर्यन नंबर 1 यानी नंबर 1 आरोपी आर्यन खान की आपूर्तिकर्ताओं और पेडलर्स के साथ सांठगांठ का पता चलता है। तीसरी बात कही जाती है, आरोपी नंबर 1 और 2 यानी आर्यन और अरबाज मर्चेंट लंबे समय से दोस्त हैं। उन्हें एक साथ यात्रा की और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर एक साथ पकड़ा गया। इसके अलावा अपने स्वैच्छिक बयानों में दोनों ने खुलासा किया कि उनके पास उक्त पदार्थ उनके इस्तेमाल के लिए था। इस प्रकार इन सभी बातों से पता चलता है कि आर्यन खान को अरबाज मर्चेंट द्वारा अपने जूतों में छुपाए गए प्रतिबंधित पदार्थ के बारे में पता था। आगे कहा जाता है कि चूंकि आर्यन खान को मर्चेंट के जूते में चरस के बारे में पता था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि दोनों आरोपियों के पास ही था। यह दोनों आरोपियों के ही पास था। नेक्स्ट बात कही जाती है कि व्हाट्सएप चैट में बड़ी मात्रा में ड्रग्स का उल्लेख था। प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि आर्यन खान प्रतिबंधित नशीले पदार्थों में काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में था। नेक्स्ट बात कही जाती है, रिकॉर्ड पर साक्ष्य से पता चलता है कि आरोपी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। क्योंकि आरोपी साजिश का हिस्सा है, इसलिए जब्त की गई दवाओं की पूरी मात्रा के लिए उत्तरदायी भी है। सभी आरोपियों के मामले में एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आगे पूछताछ के दौरान उन्होंने उन लोगों के नामों का खुलासा किया जिन्होंने उन्हें प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति की थी। इस प्रकार इन सभी तथ्यों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि अभियुक्तों ने एक दूसरे के साथ साजिश से काम किया। नेक्स्ट बात कही जाती है, यह पता चलता है कि एक आरोपी एक ही सूत्र से जुड़े हैं। सभी आरोपी एक ही सूत्र से जुड़े हैं। इस साजिश को मुकदमे के समय विचार किया जाना आवश्यक है। मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू होगी। इस मामले में संतुष्ट दर्ज करना संभव नहीं है। आवेदकों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है, यानी अदालत की इस बात पर संतुष्टि नहीं हुई कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट कहा जाता है कि प्रतिवादी एनसीबी ने दावा किया है कि आरोपी नंबर 1 उन विदेशी नागरिकों के संपर्क में हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी का हिस्सा प्रतीत होते हैं और इस संबंध में जांच चल रही है। एंड लास्ट पॉइंट है जो 10वीं बात है, जैसा कि एएसजी ने तर्क दिया, चूंकि सभी आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर उनमें से किसी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो यह पूरी जांच में बाधा डालेगा। यह थी साथियों ये 10 बातें जो स्पेशल एनडीपीएस की कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत एप्लीकेशन खारिज करते समय कही। इसके बाद एक दिन के अंदर आर्यन खान के वकील ने मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष बेल एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट बेल पे सुनवाई करते समय क्या आदेश पारित करते हैं। यह थी अभी तक की लेटेस्ट रिपोर्ट आर्यन खान के केस के बारे में। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और साथियों, आप देख रहे हैं कि आज मैं अनअकैडमी की टी शर्ट पहन के वीडियो बना रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में भी जुड़ करके काम कर रहा हूं। पिछले एक हफ्ते से अनअकैडमी पे मैं लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस ले रहा हूं। आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड करीम सर कैपिटल में KARIMSIR यूज कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड करीम लाइव यूज करके आप अनअकैडमी के पेड कोर्सेस में ह्यूज डिस्काउंट यानी 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं अनअकैडमी के यूट्यूब यानी अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब पर भी लाइव क्लासेस लूँगा। आप अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर भी मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून के विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।